यूज ऑफ ऑल और होल, इस दोनों में क्या अंतर है? लेट्स मूव। ऑल और होल को कहाँ यूज करेंगे? यूज ऑफ ऑल एंड होल, अगला रूल। हेडिंग बना दिए, पहले समझ लेते हैं। ऑल का यूज दोनों के साथ हो सकता है, सिंगुलर के साथ भी हो सकता है, प्लूरल के साथ भी हो सकता है, काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों नाउन के साथ हो सकता है। लेकिन होल, होल कभी भी प्लूरल नाउन के साथ नहीं आ सकता है। होल कंट्री होगा कि होल कंट्रीज होगा? पूरा देश, होल कंट्री, होल विलेज, होल टाउन, पूरा शरीर, होल बॉडी, बॉडीज नहीं हो। होल का मतलब पूरा। अब पूरा क्या चीज के लिए यूज होगा? सिंगुलर के लिए। होल कंट्री की कंट्रीज, उसमें प्लूरल नहीं हो सकता है ना? अच्छा, होल विलेज की होल विलेजेस, होल बॉडी की होल बॉडीज। ये क्लियर हो गया कि होल का यूज कहां करेंगे? सिंगुलर में। अकाउंटेबल में, अनकाउंटेबल में भी नहीं हो। आप होल मनी नहीं कहोगे, होल नॉलेज नहीं कहोगे, नहीं, होल वाटर नहीं कहोगे। क्यों? ये सब अनकाउंटेबल है। और होल का यूज कहां होगा? काउंटेबल और सिंगुलर। अब हम ऑल का बात कर लेते हैं। ऑल दोनों जगह लगते हैं, मतलब ऑल अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी लगाएंगे। अच्छा, अनकाउंटेबल के साथ लगेगा तो अनकाउंटेबल तो हमेशा सिंगुलर होता है, तो ऑल का यूज अनकाउंटेबल सिंगुलर के साथ। लेकिन जब ऑल का यूज काउंटेबल के साथ होने वाला है, अब इसके साथ प्लूरल ही आएगा। अच्छा, ऐसा कह सकते हैं ऑल दी बॉय? गलती है। ये ऑल हमेशा एक से अधिक बताता है, फिर ये बॉय नहीं होगा। क्या होगा? ऑल दी स्कूल की ऑल दी स्कूल्स, ऑल दी कंट्री की ऑल द कंट्रीज। अब बात क्लियर हो गया। ऑल का यूज कहां करेंगे? हाँ, सिंगुलर अनकाउंटेबल में, काउंटेबल में सिंगुलर में नहीं। ये गलत है। काउंटेबल सिंगुलर के साथ ऑल का यूज नहीं होगा। अगर काउंटेबल में यूज करना है तो प्लूरल, और अनकाउंटेबल तो हमेशा सिंगुलर ही होता है। तो आइए, ऑल का यूज हो गया सिंगुलर अनकाउंटेबल के साथ और प्लूरल काउंटेबल के साथ। और होल का यूज कहां हो गया? काउंटेबल, क्योंकि अनकाउंटेबल में होल नहीं है। बात समझ गए? अब इसको लिख लेते हैं, लिख लेते हैं। चलिए लिखा जाए, यूज ऑफ ऑल एंड होल कर दिया ऊपर में हेडिंग जी। नीचे से लिखा जाए, ऑल का प्रयोग, ऑल का प्रयोग सब, आइए आते रहिए। ऑल का प्रयोग सब या सबके सब, सबके सब के अर्थ में, के अर्थ में प्लूरल काउंटेबल नाउन, के अर्थ में प्लूरल काउंटेबल नाउन तथा तथा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, आइए, तथा सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। अगर अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर, अगर काउंटेबल है तो प्लूरल के पहले होता है। एग्जाम्पल दे दीजिए। लिख दिए। All the places were worth seeing. All the places were, W-E-R-E, were worth seeing. W-O-R-T-H, worth seeing मतलब देखने लायक है। बिल्कुल। तो यहां पर ऑल के साथ हमने प्लेस नहीं लगाया है, प्लेसेस लगाया है। ये प्लेसेस हो गया काउंटेबल प्लूरल नाउन।
अब एक काउंटेबल सिंगुलर का एग्जांपल देते हैं। ऑल द टाइम, अगला एग्जांपल अनकाउंटेबल से, ऑल द टाइम, ऑल द टाइम हैज बीन स्पेंट, हैज बीन स्पेंट, स्पेंड का पास्ट स्पेंट, ऑल द टाइम हैज बीन स्पेंट, मतलब जो भी समय था वो सारा समय खर्च कर दिया गया, व्यतीत कर दिया गया। आइए, तो ये थे हमारे ऑल का प्रयोग। ऑल का प्रयोग कहाँ किए हम लोग? कौन कौन नाउन में? प्लूरल काउंटेबल, सिंगुलर अनकाउंटेबल, बस इतना याद रखना है। प्लूरल काउंटेबल और सिंगुलर अनकाउंटेबल के साथ ऑल का प्रयोग। होल का प्रयोग कहाँ करना है? काउंटेबल, क्योंकि इसका अनकाउंटेबल में तो है ही नहीं, तो सिंगुलर अगर कहने से सिर्फ नहीं होगा, काउंटेबल कह देंगे। बहुत सुंदर, लिखा जाए होल, WHOLE, होल। अच्छा, ये दुनिया एक है कि दुनिया दो है? एक है ना, तो दुनिया में भी होगा होल द वर्ल्ड, की दुनिया। चलिए, होल का प्रयोग WHOLE, होल का प्रयोग समूचा या संपूर्ण के अर्थ में, समूचा या संपूर्ण के अर्थ में, समूचा का हिंदी होता है, या संपूर्ण के अर्थ में, आइए, के अर्थ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। क्या? जैसे देखिए, हर होल बॉडी, हर होल WHOLE बॉडी वाज कवर्ड, मतलब उसके पूरे शरीर ढके हुए थे। हर होल बॉडी वाज कवर्ड, यहाँ बॉडी कौन सा नाउन हो गया? सिंगुलर काउंटेबल हो गया, सिंगुलर काउंटेबल हो गया, कवर्ड। आगे बढ़ते हैं, तो आप सर्टेन और ए सर्टेन की तरफ चलिए। ऑफ सर्टेन, RTAIN, सर्टेन, और ऑफ सर्टेन एंड ए सर्टेन, ऑफ सर्टेन एंड ए सर्टेन। आइए, सबसे पहले तो सर्टेन का मीनिंग क्या होता है? अज्ञात वस्तु, व्यक्ति के लिए हम लोग सर्टेन यूज करते हैं, और सर्टेन का प्रयोग कभी भी अनकाउंटेबल नाउन के सिंगुलर में भी होगा, जहां ए लगा देंगे, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन में नहीं। देखिए कौन से नाउन के साथ सर्टेन का यूज होगा? सिंगुलर और प्लूरल दोनों में हो रहा है। काउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर लगाना है तो ए सर्टेन, प्लूरल लगाना है तो सिर्फ सर्टेन। जैसे आप कहते हैं सर्टेन बॉयज वर प्लेइंग, अज्ञात लड़के खेल रहे थे। सर्टेन बॉयज वर स्टैंडिंग एट द गेट, अज्ञात बच्चे गेट पे खड़े थे। नहीं, तो सर्टेन के साथ प्लूरल नाउन, और अगर ए सर्टेन दे दिए तो हाँ, अ सर्टेन बॉय हैज कम। अच्छा, एक अज्ञात बच्चा को हम नहीं जानते आया है, जल्दी हो, लिखा जाए
ए सर्टेन, पहले ए सर्टेन, ए सर्टेन, CERTAIN, ए सर्टेन का प्रयोग अज्ञात, ए सर्टेन का प्रयोग अज्ञात या अवर्णित, अवर्णित मतलब जिसकी वर्णन नहीं हुआ, जिसकी चर्चा नहीं हुआ है, जिसके बारे में जानकारी नहीं है। अज्ञात या अवर्णित के अर्थ में, अज्ञात या अवर्णित के अर्थ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। ये हम ए सर्टेन के बारे में बात कर रहे हैं। I met a certain, I met a certain student yesterday. I met a certain student yesterday. तो कल मैं एक अज्ञात विद्यार्थी से मिला था। ए सर्टेन, अच्छा ए सर्टेन के साथ स्टूडेंट होगा कि स्टूडेंट्स होगा? सिंगुलर होगा। वेरी गुड। I met a certain student yesterday. कल मैं एक अज्ञात विद्यार्थी से मिला। यहाँ अज्ञात का मतलब, आइए, अज्ञात का मतलब के बारे में हम जानते हैं कि नहीं जानते हैं? नो, आई डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट। चलिए अब प्लूरल में चलते हैं। प्लूरल का यूज क्या है? सर्टेन, ये हटा दिए। देखिए सर्टेन का प्रयोग CERTAIN, सर्टेन का प्रयोग अज्ञात या अवर्णित के अर्थ में, अज्ञात या अवर्णित के अर्थ में कहाँ होगा? सिंगुलर काउंटेबल नाउन की प्लूरल काउंटेबल नाउन? यस, के अर्थ में प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, certain boys were playing in the playground. Certain boys were playing in the playground. कुछ अज्ञात बच्चे, अज्ञात लड़के प्लेग्राउंड में खेल रहे थे। Certain boys were playing in the playground. क्या मीनिंग आया? कौन खेल रहे थे मैदान में? जी, कुछ अज्ञात लड़के मैदान में खेल रहे थे। ठीक है, अब आते हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड आने वाला है। हाँ, अदर है, अनदर है, एनी अदर है, नो अदर है। चलिए उसको बार बार थोड़ा बढ़िया से देख लेते हैं क्या क्या है। चलिए पहले हम देखते हैं अदर, उसके बाद अनदर, उसके बाद एनी अदर, और उसके बाद नो अदर। चलिए इसको सुंदर से समझते हैं। थोड़ा बहुत सब सिमिलर लगेगा दिखने में कि एक ही जैसा है, बट दे आर क्वाइट डिफरेंट, अलग अलग है। सबसे पहले अदर और अनदर में क्या अंतर है, ध्यान से समझिए। अदर मतलब दूसरा और अनदर मतलब भी दूसरा। अच्छा, अदर मतलब हुआ कि मान लीजिए आप कोई सामान खरीदने के लिए गए, आपको दिखाया गया कि ये सामान है, आप सामान देके कहते हैं कि ये नहीं चाहिए, दूसरा वाला दीजिए, तो गिव मी अदर। नहीं, अदर, ये नहीं लेंगे, अदर लेंगे। अनदर का मतलब हुआ कि सामान दिखा, ये ले लिए, ये तो ले ही लिए, एक और दीजिए। तो वो इन एडिशन मतलब कहना चाहते हैं कि इसके अलावा, इसके अतिरिक्त एक और दीजिए। तो एक और दूसरा, और इसमें है सिर्फ दूसरा। बात समझ में आ रहा है? दूसरा और एक और दूसरा। तो यहाँ सरप्लस की बात है, यहाँ इंक्लूड किया जाता है, यहाँ ऐड किया जाता है एक और। एनी अदर का यूज
और नो अदर का यूज कहां होता है समझते हैं। पॉजिटिव डिग्री का कंपैरिजन देखे हो, पॉजिटिव डिग्री का कंपैरिजन क्या होता है समझाते हैं। जैसे हम कहते हैं कि राम इज एज गुड एज श्याम, यहां मैं कहना चाहता हूं कि राम उतना ही अच्छा है जितना श्याम। आइए, ये एज और एज हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होता है, और ये एडजेक्टिव का पहला फॉर्म हमेशा पॉजिटिव डिग्री में होता है। ये दोनों पहचान हमें करा दिया कि हम पॉजिटिव डिग्री हैं। ध्यान से समझिएगा, जब हमें दो में तुलना करना होता है, दो में, तो पॉजिटिव में हमारा फॉर्मेट ऐसा होता है। लेकिन यहां पर देखिए, राम की तुलना श्याम से हो रहा है, श्याम की तुलना राम से हो रहा है, दो लड़के में तुलना हो रहा है। लेकिन अगर मैं राम की तुलना नहीं हजारों से, लाखों से, करोड़ों से, बहुतों में करें, तो स्ट्रक्चर कैसा होगा? स्ट्रक्चर ऐसा होगा, नो अदर बॉय इज एज गुड एज राम। अब यहां पर देख लीजिए, कोई दूसरा लड़का उतना अच्छा नहीं है जितना राम। यहाँ राम को मैं हजारों करोड़ों लड़कों से तुलना कर दिया, और राम को यहाँ सुपीरियर दिखाया गया है कि राम उन सभी लड़कों से अच्छा है। मतलब कोई भी लड़का उतना अच्छा नहीं है जितना राम है। तो यहाँ नो अदर का यूज कब किए हम? जब हमें पॉजिटिव डिग्री में दो से अधिक में तुलना करना हो तो नो अदर लगाते हैं। यहाँ वेरी फ्यू भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? वेरी फ्यू। अब क्या दिक्कत है, जब नो अदर लगाए तो ये सिंगुलर है, लेकिन वेरी फ्यू लगाएंगे तो ये प्लूरल हो जाएगा। तो वेरी फ्यू बॉयज, अब हमारा वर्ब भी चेंज हो गया, आर एज गुड एज राम। इसका मतलब बहुत कम ही लड़के, बहुत कम लड़के, कुछ ही लड़के ऐसे इतने अच्छे हैं जितना कि राम, या फिर कोई दूसरा लड़का, कोई भी दूसरा लड़का इतना अच्छा नहीं है जितना राम। तो पॉजिटिव डिग्री में दो से अधिक से तुलना करने के लिए हम नो अदर और वेरी फ्यू का यूज करते हैं। नो अदर का यूज कहाँ किए? देखिए ना, अगर मैं कहूं भारत और पाकिस्तान की तुलना करता हूं, तो हम कहते हैं कि इंडिया इज बेटर देन पाकिस्तान, या फिर हम कहते हैं कि इंडिया इज एज गुड एज अमेरिका, भारत उतना ही अच्छा है जितना अमेरिका। लेकिन अगर मैं भारत की तुलना दुनिया के सभी देश से करूं तो क्या होगा? नो अदर कंट्री इज एज गुड एज इंडिया इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में कोई भी देश उतना बढ़िया नहीं है जितना कि भारत। क्या लगाए? क्यों लगाए? क्योंकि दो से अधिक में तुलना करना। तो पॉजिटिव डिग्री में दो से अधिक में तुलना करना हो तो आप नो अदर लगाइए। बात समझ में आ गया? अब आपको दिखाते हैं अगला क्या है। एनी अदर है। देखिए, एनी अदर हम कहते हैं कि सीता इज बेटर देन गीता। ये 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 कॉम्पैरेटिव डिग्री है। एडजेक्टिव का दूसरा फॉर्म हमेशा कॉम्पैरेटिव में होता है, और ये वर्ड देन हमेशा कॉम्पैरेटिव में होता है। जैसे पॉजिटिव को पहचानने के लिए दो चीज था, एज एज सिर्फ पॉजिटिव में यूज होता है और कहीं नहीं, और एडजेक्टिव का पहला फॉर्म जैसे गुड है, टॉल है, लॉन्ग है, इजी है, ओल्ड है, ये पहला फॉर्म है, ये भी पॉजिटिव में यूज होता है। पॉजिटिव पहचानने का दो, कैसे पहचानेंगे पॉजिटिव डिग्री? वहां पर एज का यूज होगा और वहां पर एडजेक्टिव फर्स्ट फॉर्म में दिखेगा, वो हो गया पॉजिटिव डिग्री। और कंपैरेटिव डिग्री को कैसे पहचानेंगे? सबसे पहले एडजेक्टिव दूसरा फॉर्म में होगा, गुड नहीं बेटर, ओल्ड नहीं ओल्डर, टॉल नहीं टॉलर, यंग नहीं यंगर, इजी नहीं इजियर, नहीं मच नहीं मोर। तो दूसरा फॉर्म कंपैरेटिव, और एक ये देन का यूज किसी और डिग्री में नहीं होता। देन हमेशा हायर डिग्री को बताता है। देन का मतलब होता है से अधिक। सीता इज बेटर देन गीता, इसका मतलब गीता से सीता अधिक बढ़िया है, बेहतर है, अच्छी है। तो बेटर का ये सेंस हुआ। ये तुलना कितने में हो रहा है? दो में। अभी एनी अदर नहीं ना आया है,
पॉजिटिव में भी जब दो में तुलना हुआ तो नो अदर नहीं आया था। कब आया था? हाँ, जब दो से अधिक में तुलना हुआ। वही चीज यहां भी होगा। अब मैं सीता की तुलना गीता से नहीं, गीता जैसे हजारों करोड़ों लड़की से तुलना कर रहा हूं। अब देखिए, हम कहते हैं कि सीता इज बेटर देन एनी अदर। गीता नहीं, गीता नहीं, गीता नहीं। गीता से करते तो फिर तो दो ही में हो गया, सीता गीता सीता गीता नहीं। अब गीता जैसे बहुतों हजारों करोड़ों, हाँ, तो तू गिनते रहा हर बोला को भाई। सीता इज बेटर देन एनी अदर गर्ल। अच्छा, सीता इज बेटर देन एनी अदर गर्ल, अब हो गया ना। सीता किसी भी दूसरी लड़की से बेहतर है। अब यहां पर कौन लड़की है मुझे देखना नहीं है, उन सब से बेहतर है। अब बताइए इस सेंटेंस में सीता की तुलना किसी एक लड़की से हुआ कि एक से अधिक से हो गया? बात क्लियर हो गया कि कॉम्पैरेटिव डिग्री में जब दो से अधिक में तुलना हो तो एनी अदर, एनी अदर ही नहीं, एनी अदर भी है, ऑल अदर भी है और मोस्ट अदर भी है। तो ये तो मेरे पास नहीं दिया है अभी, इसीलिए मैं इसके और एनी अदर के बदले हम ऑल अदर भी लगा सकते हैं। बट दिक्कत क्या है, अगर ऑल अदर लगा दिए तो गर्ल होगा कि गर्ल्स होगा? बस देखिए, सीता इज बेटर देन ऑल अदर गर्ल्स, सीता इज बेटर देन मोस्ट अदर गर्ल्स, सीता इज बेटर देन एनी अदर गर्ल। तो एनी अदर, ऑल अदर, मोस्ट अदर, ये तीनों का यूज हम कंपैरेटिव डिग्री में करते हैं जब दो से अधिक में तुलना हो। दो में होगा तो नहीं, तब तो ये सीता गीता, इंडिया इज बेटर देन पाकिस्तान, राम इज टॉरल देन मोहन, वो सिर्फ दो में। लेकिन एज सुन एज वी कंपेयर मोर देन टू वी हैव टू यूज क्या, ये। अच्छा, ये चीज याद रखना, ये एनी अदर, ये ऑल अदर, ये मोस्ट अदर वाक्य के अंत में लगता है। लेकिन आपको याद है जब हम पॉजिटिव में थे तो देखिए ना, नो अदर शुरू में लग गया। पॉजिटिव डिग्री में जब दो से अधिक में तुलना हो तो एनी अदर और नो अदर, सॉरी वेरी फ्यू और नो अदर का यूज वाक्य के शुरू में होगा। लेकिन कॉम्पैरेटिव डिग्री में जब दो से अधिक में तुलना हो तो एनी अदर, ऑल अदर और मोस्ट अदर का यूज शुरू में कि अंत में। चलिए समझ गए। अब थोड़ा सा हम लोग लिखते हैं, कम ऑन, लेट अस राइट समथिंग। चलिए पहले हेडिंग बनाते हैं सुंदर से, यूज ऑफ अदर, OTHER अदर। अच्छा, आप कहते हैं सर जी मुझे ना दूसरा मिल गया। अच्छा, दूसरा मिल गया मतलब आप क्या कहने चाहते हैं कि एक और मिल गया कि ये वाला छोड़ के वो वाला मिल गया? दूसरा मिल गया, हाँ बताइए क्या कहना चाहते हैं आप कहते हैं हमें दूसरा मिल गया, तो हम क्या समझेंगे कि अदर, अदर की बात कर रहे हैं आप कि अनदर की बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, तू तो कहवे करेगा एगो और मिल गया। हाँ ठीक है, चलो, यूज ऑफ अदर कॉमा देकर अनदर, अदर अनदर कॉमा देकर एनी अदर और एंड करके नो अदर, अदर अनदर एनी अदर नो अदर। ठीक है ब्रदर? अदर अनदर नो, एनी अदर एंड नो अदर। चलिए सबसे पहले हम अदर की बात कर लेते हैं, अदर करके डैश कर लीजिए, ABCD कर दो चारों के लिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। अदर को ए में, अनदर को बी में, या ऐसे। अदर का प्रयोग दूसरा या अन्य के अर्थ में, अदर का प्रयोग दूसरा या अन्य के अर्थ में सिंगुलर तथा प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है। अदर का प्रयोग दूसरा या अन्य के अर्थ में सिंगुलर तथा प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है।
ठीक है। अच्छा देखिए, तो यहां पर दोनों नाउन हो सकता है, सिंगुलर और प्लूरल, बट ध्यान रखना है कि काउंटेबल ही है, अनकाउंटेबल नाउन नहीं हो। ठीक है, तुम ऐसा कह सकते हो आई वांट अदर मनी, आई वांट अदर वाटर, कभी नहीं। क्यों? अनकाउंटेबल नाउन में है ही नहीं। हाँ, आप कह सकते हैं द अदर बॉय, द अदर बॉयज, द अदर मैन, द अदर मैन, द अदर स्टूडेंट, द अदर स्टूडेंट्स, ये होगा। अदर के साथ सिंगुलर प्लूरल दोनों काउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल नाउन का यूज नहीं हो रहा। एग्जाम्पल देखिए, द अदर हैंड। अच्छा, कभी कभी देखे हैं गांव घर में, पहले छोटे थे तो बाबा सब आते थे हाथ देखने के लिए, तो हम बच्चे लोग जल्दी आते थे, हाथ देखो बाबा, तो भूल से कभी बाबा को बायां हाथ दे दिए, तो बाबा गुस्सा गया है, दूसरा हाथ लाओ, ये लो बाबा। क्योंकि हमारे बायां लेफ्ट हैंड को अशुद्ध माना जाता है, शुद्ध काम हम लोग इस हाथ से करते हैं, इसीलिए भाग्य की रेखा भी इस हाथ में देखा जाता है। तो ये हाथ ने वो हाथ दो, तो गिव मी दूसरा हाथ, मतलब अदर हैंड की अनदर हैंड। हाँ, ये हाथ नहीं देखेगा, वो हाथ दो। यस बाबा, हाँ बाबा, बिल्कुल बाबा, बागेश्वर बाबा। चलो अदर का प्रयोग दूसरा या अन्य के अर्थ में सिंगुलर तथा प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले होता है। एग्जाम्पल में क्या दिए? दी अदर हैंड लिखो, दी अदर बॉयज, दी अदर बॉयज। भैया ये देखिए, मैं अगर बोला कि, मैं बोला ये देखिए, दे, हाँ, इसको क्या पढ़ेंगे? सुन लीजिए, अभी दो तरह का चीज हमें सुनने को मिला। कुछ बच्चे कह रहे हैं द अदर बॉयज, कुछ बच्चे कह रहे हैं दी अदर बॉयज। अब मैं क्या समझू? क्या बोला? गलत। आगे में वॉवेल है ना, तो वॉवेल साउंड आने के कारण ये हो गया दी। दी, दीदी नहीं, दी, दी, दी क्यों हुआ? तो अगर कभी भी वॉवेल साउंड से शुरू होता है तो वो द नहीं दी होता है। अगर यहीं पर कॉन्सोनेंट साउंड होता तो द कंट्री, द स्कूल, द विलेज, क्यों? कॉन्सोनेंट है। लेकिन अगर आप कहते हैं एप्पल की बात करेंगे तो द एप्पल की दी एप्पल, द आइडिया की दी आइडिया। हाँ, तो वॉवेल साउंड है। चलिए देखिए क्या, उसी तरह से, उसी तरह से कहां पर आप ओ बोलते हैं, कहां पर ए बोलते हैं, बताइए तो। इसको कभी ए पढ़ते हैं, कभी ओ पढ़ते हैं। कब ए पढ़ेंगे, कब ओ पढ़ेंगे, बताइए। नहीं, यहाँ वॉवेल कॉन्सोनेंट की बात ही नहीं। हाँ, याद क्या था कि तुम भूल गए? देखिए, जब वाक्य में ए अकेले आए तो ए है। जैसे हम कहते हैं ना कि आई एम स्टूडेंट, आई एम अ स्टूडेंट, ये कभी ए नहीं होगा, अकेले में अ। लेकिन आप कहते हैं ए एन एस डब्ल्यू ई आर, ये आंसर नहीं है, ये आंसर है। अलजेब्रा, एलजेब्रा, अलजेब्रा की एलजेब्रा, ए ए, क्योंकि वो अकेले नहीं है। एलजेब्रा, एनालिसिस, एक्रोन, एक्टिविटी, वो एक्टिविटी नहीं होगा, एक्टिविटी होगा। तो ये जनाब जब अकेले है तो ए है, और जब किसी के साथ है तो ये ए है। ओ ए, ओ ए। लिखिए क्या लिख रहे थे? ओम शांति, ओम शांति। चुप हो जाओ। दी अदर हैंड, दी अदर बॉयज, दी अदर बुक्स, द अदर स्टूडेंट्स। दो चार एग्जाम्पल फटाफट। चलिए, बात समझ गए ना? अच्छा, देखिए, इसका हिंदी हमने देखा है, अदर का दूसरा या अन्य, ये नहीं वो नहीं।
अब कोई सामान खराब दे दिया, ये नहीं लेंगे दूसरा दीजिए। अब ये नहीं लेंगे दूसरा दीजिए का ये नहीं मतलब हुआ कि यो रख लेंगे वो दे दीजिए, अदर अगर लगा रहे हैं। लेकिन अगर आप ये अच्छा लगा ले लिया, भैया एक और दीजिए। अब ये भी रखना है, इसके अतिरिक्त इन एडिशन टू दिस, सरप्लस टू दिस, एक और चाहिए, तो वहां पर अनदर लिखा जाए। अनदर का प्रयोग, अनदर का प्रयोग एक दूसरा तथा एक और या एक अतिरिक्त के अर्थ में, एक अतिरिक्त के अर्थ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। फिर से जी सर, अनदर का प्रयोग एक दूसरा कॉमा एक और या एक अतिरिक्त के अर्थ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। क्या बोला? अच्छा देखिए, अगर मैं कहता हूं हेलो, मैंने कहा अनदर बॉयज, बिल्कुल सही जवाब। सिंगुलर में लगाइए, क्यों? क्योंकि आप देखिए ना, इसका हिंदी एक और, एक अतिरिक्त, नहीं एक अन्य, तो यहां बात तो एक ही का कर रहे हैं। तो जब आप एक की कर रहे हैं तो वो एक बॉय होगा, बॉयज नहीं होगा, एक स्टूडेंट होगा, स्टूडेंट्स नहीं होगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट वन। तो यहां पर जी लिखा जाए another boy, another girl, another student, another village, कुछ भी another के साथ काउंटेबल रख देंगे चलेगा। हमारे टीम में एक और प्लेयर चाहिए, तो आई वांट द अदर प्लेयर इन माय टीम, की आई वांट अनदर प्लेयर इन माय टीम। एक और, ये भी तो है एक और। चलो लिख दिए, अनदर पेन, अनदर बुक, कुछ भी अनदर के साथ सिंगुलर काउंटेबल नाउन का यूज ना चाहिए। क्या क्या हो गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नहीं आता है ना? एनी अदर का प्रयोग, कमान, एनी अदर का प्रयोग, एनी अदर का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में होता है, क्योंकि क्योंकि अनदर का फिर से एक बार, एनी अदर का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में होता है क्योंकि अनदर का, तो नेगेटिव सेंटेंस में अनदर नहीं, एनी अदर। अच्छा आप क्या कहोगे? सी, यह एग्जांपल है, सी डज नॉट वांट, नेगेटिव हो गया, सी डज नॉट वांट अनदर पेन, कि सी डज नॉट वांट एनी अदर पेन। क्या होगा? अनदर होगा कि एनी अदर होगा? क्यों होगा? क्योंकि नेगेटिव है। लिखा जाए एग्जांपल, बहुत सुंदर, सी डज नॉट वांट एनी अदर पेन,
एनी अदर इसलिए क्योंकि ये नेगेटिव है। एक और एग्जांपल, नहीं लिखे, ए क्या दिक्कत है, हंसी मजाक नहीं होना है क्लास में, छोटा छोटा बात पर हंसते हैं, मजाक करते हैं। कि सी डज नॉट वांट एनी अदर पेन, तो उसे और कोई दूसरा पेन नहीं चाहिए। एक और एग्जांपल दे दीजिए, ही डिड नॉट गिव हर, ही डिड नॉट गिव हर, ही डिड नॉट गिव हर। अच्छा, एनदर बुक होगा कि एनी अदर बुक होगा? वेरी गुड, एनी अदर बुक। क्यों? क्योंकि इट हैज बीन मेड नेगेटिव। क्या क्या? चलिए, नो अदर के बारे में लिख दीजिए। नो अदर, नो अदर नेगेटिव मीनिंग रखता है, नो अदर नेगेटिव मीनिंग रखता है, इसीलिए नो अदर के साथ अन्य नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। क्या बोला? बोला बोला ये पहले समझ लेते हैं। नो अदर वर्ड नेगेटिव, तो जब नो अदर वर्ड नेगेटिव है, तो नो अदर के साथ कह रहा है कि कोई दूसरा नेगेटिव वर्ड नहीं यूज की, नो नॉट ये सब नहीं यूज की। क्यों? क्योंकि नो अदर खुद नेगेटिव। तो एक वाक्य को नेगेटिव बनाने के लिए आप कितने नेगेटिव वर्ड यूज? एक। तो नो अदर पहले से, तो नो अदर के साथ दूसरा नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं होना चाहिए। चलिए स्टार बनाइए और लिखिए, कमान। हाँ, नो अदर नेगेटिव मीनिंग रखता है, इसके साथ दूसरे नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ये लिखा, नो अदर के साथ दूसरा नेगेटिव वर्ड का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ऐसा बोला। हाँ, चलिए एक स्टार बनाइए और लिखिए तो। स्टार बनाए, लिखिए, एनी अदर का प्रयोग, एनी अदर का प्रयोग कोई अन्य के अर्थ में तथा नो अदर का प्रयोग, तथा नो अदर का प्रयोग कोई अन्य नहीं, कोई अन्य नहीं के अर्थ में होता है। फिर से बोलते हैं, देखिए दोनों के हिंदी मीनिंग आप पकड़िए, आसानी से समझ में आएगा। नो अदर और एनी अदर का हिंदी मीनिंग क्या आ रहा है। फिर से बोल रहे हैं, एनी अदर का प्रयोग कोई अन्य के अर्थ में तथा नो अदर का प्रयोग कोई अन्य नहीं, इसमें नहीं वर्ड ऐड कर देते हैं, कोई अन्य नहीं के अर्थ में होता है। फुल स्टॉप। एनी अदर का प्रयोग, फुल स्टॉप के बाद एनी अदर का प्रयोग सिंगुलर नाउन के पहले, एनी अदर का प्रयोग सिंगुलर नाउन के पहले तथा नो अदर का भी प्रयोग सिंगुलर नाउन के पहले होता है। दोनों का प्रयोग सिंगुलर नाउन के पहले होता है। नो अदर का प्रयोग भी सिंगुलर नाउन के पहले होता है, एनी अदर का भी प्रयोग सिंगुलर नाउन के पहले होता है। एग्जाम्पल लिखो मुन्ना। इज उषा, उषा इज
बेटर देन, अच्छा एनी अदर गर्ल की एनी अदर गर्ल्स, गर्ल, क्योंकि एनी अदर नो अदर के साथ अभी बोले हमेशा सिंगुलर। उषा इज बेटर देन एनी अदर गर्ल। अच्छा बताइए, इसमें उषा की तुलना एक लड़की से कि बहुतों लड़की से? भाई एक लड़की में होगा तब एनी अदर ऑल अदर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एक से ज्यादा जब कंपैरिजन होगा तभी इसकी जरूरत है, वरना नहीं। पॉजिटिव में भी नो अदर तभी लगाएंगे जब एक से ज्यादा जरूरी है, और सिंग दो वाले में नहीं होना है। एग्जाम्पल और लिखा जाए, लिखिए नो अदर गर्ल। नो अदर के साथ गर्ल होगा कि गर्ल्स होगा? गर्ल होगा। नो अदर गर्ल इन दैट फैमिली, नो अदर गर्ल इन दैट फैमिली इज एज गुड एज, क्या अनुपम हटा के हम रूपम लगा देंगे? तुम्हारा अनुपम नहीं रहेगा। नो अदर गर्ल इन दैट फैमिली इज एज गुड एज रूपम। ठीक है, का मतलब हुआ यहां पर आप देखिए नो अदर और एनी अदर दोनों ही लगाए हैं, तो आप उसके बाद सिंगुलर ही नाउन दिए हैं, बिल्कुल सिंगुलर काउंटेबल। और वैसे चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आएंगे ईच और एवरी के यूज पर। बहुत ही आसान है, आप समझ भी चुके हैं, एक बार और समझ लीजिए। ये है ईच और ये है एवरी। कल बताए थे इस दोनों के अंतर। देखिए ईच का यूज जो है ना वो टू और मोर देन टू है, मतलब दो के लिए भी और दो से अधिक के लिए भी ईच लगाएंगे। लेकिन ये जो एवरी है ना, ये हमेशा मोर देन टू है, मोर देन टू। दो के लिए ईच का यूज होगा, दो से अधिक के लिए भी ईच का यूज होगा, लेकिन दो के लिए कभी एवरी का यूज नहीं। एवरी का यूज हमेशा दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु में से एक का बोध कराने के लिए होता है। ये ईच एवरी का हिंदी क्या होता है? हर एक या प्रत्येक। इसका मतलब आप बहुतों में एक का बात करते हैं, दो या दो से अधिक में से एक का बोध कराना हो तो ईच एवरी का प्रयोग करना है। ईच का प्रयोग दो के लिए भी, दो से अधिक वस्तुओं और व्यक्तियों के लिए भी हो सकता है, और एवरी का यूज हमेशा दो से अधिक व्यक्तियों और वस्तुओं को में से एक का बोध कराने के लिए हो सकता है। ईच एवरी का कॉन्सेप्ट क्लियर, समझ रहे हैं? ईच कहां लगाएंगे? दोनों में, दो में भी लगा दो, दो से अधिक के लिए भी लगा दो। याद एवरी को रखना है कि ये दो के लिए नहीं हो, बस बात इतना ही है। और इसका यूज क्या है? तो हजारों में, लाखों में, करोड़ों में, बहुतों में एक का बात करना है, तो आप एवरी का यूज करें। ईच एवरी का क्या है यूज? ही नहीं के लिए, नहीं नहीं, दो या दो से अधिक में से एक के लिए। फिर दो के लिए कहा? उसमें से बात तो हम एक ही का कर रहे हैं, लेकिन वो है कितना? तो दो है या दो से अधिक है में से? बात समझ गए? एवरी का यूज कहां करेंगे? फिर बोल रहे हैं दो से अधिक के लिए। यार दो से अधिक में से एक के लिए करेंगे, आप इस बात को क्यों नहीं समझ रहे? ईज हाँ लग तो है एक, लेकिन कितना में एक वो दिखाना है। मुन्ना ईच का यूज कहां करेंगे?
फिर वही बात, दो से अधिक के लिए। देखिए क्या बोलती है, इनसे सुनिए। हाँ जी, ये चुप रे, बताइए। स्पष्ट बोल रही है, दो या दो से अधिक में से एक के लिए। तो ये आपको नहीं समझ में आ रहा है, एक ही बात को 25 बार रिपीट किया जा रहा है। हाँ दरोगा जी, क्या बोलते हैं, आपका नाम क्या है? विवेक जी। विवेक बाबू आप बताइए कि एवरी का यूज कहाँ करना है? एवरी, हाँ। कम हो। हाँ समझ गए, देखो ये छोटा सा बात को बताने में कितना घुमा घुमा के बोल रहे। समझी? मुनिया को नहीं समझ में आया लगता है। आया? चलिए आगे बढ़िए। अब बात को आप लोग पटा रहे हैं झूठों का, आगे बढ़िए। कीप मम। लिखिए, ईच का प्रयोग, रूल ए कर दीजिए यहां पर। अच्छा, ऊपर में हेडिंग बना दिए ना, यूज ऑफ ईच एंड एवरी। नीचे में रूल ए बनाकर आगे बढ़ेंगे। देखिए, ईच का प्रयोग, एकदम बोलिए नहीं, प्लीज साइलेंस चला जाइए आप लोग। ईच का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में, ईच का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं, ईच का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए, व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। जैसे, जैसे हम कहते हैं कि ईच स्टूडेंट इज रेगुलर, ईच स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट इज रेगुलर, कहना चाहते हैं कि आप जितने भी विद्यार्थी हैं उससे कोई मतलब नहीं, प्रत्येक विद्यार्थी रेगुलर है। तो यहां प्रत्येक का यूज हुआ, राइट। और यहां स्टूडेंट सिंगुलर काउंटेबल नाउन है ना? है। अच्छा चलिए, अगर मान लो कि तुम्हें यहां स्टूडेंट्स करने का मन करे तो क्या कर सकती हो? जी नहीं, ईच में ऑफ लगा दो ना, लिख दीजिए नीचे में थोड़ा स्टार बना करके। हाँ, तो हम बोल क्या रहे हैं? बड़ा बुड़बक है यार। वही बात तो हम बोल रहे हैं कि अगर प्लूरल बनाना है तो ईच में ऑफ लगाना है। हमरे बात को आप रिपीट करते हैं बार बार। स्टार कर दिए, लिखिए, लेकिन ईच ऑफ के बाद, लेकिन ईच ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। लेकिन ईच ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल, अब यहां पर हम कह रहे हैं ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज रेगुलर, तो मुझे स्टूडेंट्स लगाना था, मैंने की क्या, ईच में ऑफ लगा दिया बस। एग्जाम्पल इसका क्या बना, पहले वाला एग्जाम्पल को उतार दीजिए, स्टूडेंट्स करके ऑफ लगा के, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। अच्छा याद रखना, अक्सर स्टूडेंट इसमें गलती करता है। गलती क्या करता है, तो जैसे ही स्टूडेंट्स देखता है वर्ब को प्लूरल बना देता है। अरे नहीं, यहां स्टूडेंट्स कितना भी हो उससे नहीं मतलब है, पीछे में वर्ड क्या लगा है, ईच एवरी, वो सब्जेक्ट को सिंगुलर बना देता है। आप हजारों की बात, करोड़ों की बात कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन आप उस करोड़ों में एक ही का बात कर रहे हैं। इसीलिए
यहाँ स्टूडेंट हो या स्टूडेंट्स, हर हमारा सिंगुलर होगा बेबी, क्या बोल रही हो? यस, क्या एग्जाम्पल लिख दिए? ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज रेगुलर की आर रेगुलर? क्यों ईच होगा? क्योंकि सब्जेक्ट में ईच लगा हुआ है, ये सिंगुलर बना दिया उसने। चलिए बी में आ जाइए, एवरी। बी, पानी नहीं है, पानी। देखिए एवरी का प्रयोग, एवरी का प्रयोग चुप न रे बउआ, नहीं तो इधर आओ, हम आपको नहीं कह रहे हैं। जब आप नहीं बोले हैं तो आप क्यों बोल रहे थे? जो बोला है उसको कहा जा रहा है, बड़ा बुर्बक वाला सेंस है। जब आप बोले ही नहीं तो आपको कहा नहीं जा रहा है। देखिए एवरी का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। कौन सा नाउन होना है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन होना है, दोनों ही केस में, अगर ऑफ नहीं लगता है तो। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है, एक बार फिर से बोलते हैं। एवरी का प्रयोग प्रत्येक के अर्थ में दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। एग्जाम्पल, every boy of this class is intelligent. ये आप लोगों को कह रहे हैं नहीं बोल, आप लोग ने इरिटेट कर रहे हैं क्या? डिस्टर्ब कर रहे हैं क्या आप? सही है, बार बार कहते हैं नहीं बोलने के लिए, अब फिर भी इरिटेट करने के मूड में मजाक कर रहे हैं या क्लास को बरगला रहे हैं, इस तरह का काम कर रहे हैं आप दोनों। गलती बार बार करें और बार बार सॉरी का महत्व। क्या लिखे एवरी के बारे में? एवरी, अच्छा देखिए एवरी है, स्टूडेंट्स नहीं है, लेकिन स्टूडेंट ही है। क्यों, बात तो एक ही का हो रहा है। तो एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, इज की आर, आर भी इज होगा। एवरी के साथ नाउन भी सिंगुलर लगाए हैं, और क्योंकि एवरी हमें जितना का भी बात करे, बात तो एक ही का करवाता है। तो एवरी स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास इज इंटेलिजेंट, ये था एवरी का यूज। आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां से निकल जाइए। एक एक नोट कर दीजिए, नीचे में कुछ खास बात है, लिख दीजिए कि ईच एंड एवरी का प्रयोग, ईच एंड एवरी का प्रयोग सिंगुलर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं होता है, कभी नहीं। ईच और एवरी का प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं होता है। बात समझ गए? अब तुम कहोगे कि सर हम ऐसा बोल सकते हैं एवरी मनी, एवरी नॉलेज, ईच टाइम, हो गई। क्यों, ये सब अनकाउंटेबल है? नहीं। ईच वाटर होगा, एवरी वाटर होगा, क्यों नहीं होगा? हम ऐसे कहेंगे ईच राम, एवरी श्याम। तो ईच एवरी के साथ हमेशा ध्यान रख के
काउंटेबल नाउन को ही रखेंगे और उसमें भी सिंगुलर ही को रखेंगे, प्लूरल नहीं रहेगा। अब ईच एवरी के साथ अगर नाउन सिंगुलर आ रहा है काउंटेबल में तो निश्चित है कि आगे वर्ब भी सिंगुलर ही होगा, नहीं। लेकिन अगर आपको प्लूरल बनाना है तो बीच में ऑफ लगा दीजिए और फिर प्लूरल नाउन होगा, लेकिन फिर भी वर्ब सिंगुलर ही होगा क्योंकि शुरू में ईच एवरी लगा हुआ है। तो ईच एवरी के साथ सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन, दैट इज नॉट अ मैटर ऑफ फैक्ट। द मैटर ऑफ फैक्ट इज दैट व्हेन द सेंटेंस बिगिंस विथ ईच एवरी योर वर्ब इज, वाक्य की शुरुआत अगर ईच एवरी से हो गया तो वर्ब अब सिंगुलर होगा, ये निश्चित हो गया। चलिए आगे बढ़िए, लिख दिए। अब यहां पर एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है कि ईच एवरी का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन के साथ बिल्कुल नहीं होता है। अब आइए यूज ऑफ आइदर नाइदर, यूज ऑफ आइदर नाइदर, यूज ऑफ, हाँ, ओहो, यूज ऑफ आइदर एंड नाइदर। अगर आप कहिए तो आप इसको प्रोनाउन में समझ चुके हैं, नहीं याद है तो फिर से पढ़िए क्या है इसका, अलग अलग मीनिंग है दोनों को एक ही कैसे। देखिए सबसे मेन चीज इन दोनों वर्ड के लिए क्या याद रखना है कि इसका प्रयोग हमेशा दो के लिए, दो से अधिक का बात होगा ये आइदर नाइदर गलत हो जाएगा सीधा। ओनली दे आर यूज्ड फॉर टू, नॉट मोर देन टू, नॉट लेस देन टू, दो के लिए। अब आइदर हुआ दो में से एक, टू इन वन, नाइदर हुआ दो में से एक भी नहीं, बात करो। आइदर नाइदर जैसे हमने देखा कि ईच एवरी के साथ हमेशा सिंगुलर नाउन रखे हैं, आप आइदर नाइदर के साथ भी सिंगुलर ही नाउन रखेंगे। इस तरह से ईच एवरी वाक्य की शुरुआत करने से सब्जेक्ट सिंगुलर होकर वर्ब सिंगुलर लगाता है। इन द सेम वे, सिमिलर वे, आइदर नाइदर भी, आप देखो ना कि बात दो का हो लेकिन दो में से तो एक ही का बात हो, वहां भी वही था, बात दो का हो कि हजार का हो, बात तो एक ही का हो रहा था। नाइदर में दो है लेकिन दो में से एक को नहीं, तो प्लूरल का कहीं गुंजाइश है? दो में से एक सिंगुलर, दो में से एक भी नहीं फिर भी सिंगुलर। या आइदर इज यूज्ड इन टू इन वन, दो में से कोई एक का बोध कराना हो तो आइदर, और दो में से एक भी का बोध नहीं कराना हो तो नाइदर। बात समझ में आ गया? अगर हम कहते हैं कि neither of these five students, neither of these five students is sincere. Neither of these five students is sincere. हम कहना चाहते कि इन पांचों बच्चों में से एक भी बच्चा सिंसियर नहीं है। इसमें कोई गलती है? गौर से देखिए, हाँ, हम बात कर रहे हैं यहां नाइदर का और यहां पर लगा दिए पांच बच्चा, ये तो पहले गलत हो गया। हाँ, सिंसियर मतलब एक्टिव, अरे तत्पर, आप सिंसियर नहीं है, हैं कि नहीं है? अरे हमने कुछ पढ़ने के लिए कहा, कुछ होमवर्क दिया, कुछ काम दिया, वो आप करके ले आए, वो हो गया सिंसियर। आपने नहीं किया, आप सिंसियर नहीं है, एक्टिव नहीं है। चलिए, तो मान लिया जाए कि अगर मैं 5 स्टूडेंट्स रखा तो ये सेंटेंस गलत हो गया, इसको सही करना है तो क्या करोगे? नाइदर के जगह नन लगा देंगे,
तो कभी भी अगर दो से अधिक में से एक भी का नहीं बात करना हो ना तो नन लगा देना। नन ऑफ दीज 5 स्टूडेंट्स इज सिंसियर। लेकिन अगर नाइदर को ही सही रखना है तो इधर बदल दो, यहां पर या तो टू लगा दो या नाइदर ऑफ दीज स्टूडेंट्स कर दीजिए। न्यूमेरल डिजिटिव नहीं रहेगा ना, तो दीज तो दो के लिए भी होता है तो सेंटेंस सही होगा। नहीं, अगर मैं कहूं कि आइदर ऑफ यू, इसका हिंदी क्या हुआ? हाँ ठीक बोल रही हो, आइदर ऑफ यू। यहाँ तुम सब में से एक की बात नहीं कर रहे हैं, दुइयों में एक का बात कर रहे हैं। तो यहाँ आइदर ऑफ यू, यू तो चूंकि प्लूरल दोनों है, यू सिंगुलर के लिए भी हो रहा है प्लूरल के भी हो रहा है, तो यहाँ पर यू का मतलब दो आदमी से है, दो से। क्यों? देखिए, यूज ऑफ आइदर नाइदर कर दिया हेडिंग, वेरी गुड, डू इट। देखिए, ए करके ए भी कर देंगे। ए में लिखिए आइदर का प्रयोग दो में से कोई एक, आइदर का प्रयोग दो में से कोई एक के अर्थ में, दो में से कोई एक के अर्थ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। आइदर का प्रयोग दो में से कोई एक के अर्थ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। ये एक चीज बताइए तो हमको, हमने लिखा आइदर ऑफ यू, ये आप बताओ जी, यहाँ आइदर ऑफ यू ये मैंने 3 वर्ड लिखा ना, आपको बताना है कि ये आइदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या है। सही जवाब, क्योंकि आगे नाउन नहीं है, ये प्रनाउन है। यही पूछना था मुझे कि ईच एवरी आइदर नाइदर के बाद अगर नाउन देंगे तभी वो विशेषण हुआ। विशेषण का एक फंडा है कि जिस क्या आपको विशेषता बताना है वो शब्द आगे में रहना चाहिए नाउन, ठीक है। अगर नाउन नहीं है तो वही प्रनाउन है। यहां पर एवरी ऑफ यू कहा, आइदर ऑफ यू कहा नहीं, लेकिन अगर हम कहें कि आइदर स्टूडेंट, आइदर बॉय, तो एडजेक्टिव हो जाए। क्यों? एडजेक्टिव होने के लिए क्या कंडीशन? उसके आगे में नाउन चाहिए, नहीं तभी विशेषण हुआ, वरना विशेषण नहीं हुआ। वही चीज वही प्रोनाउन हो जाता है। दिस के बाद नाउन दिए तो एडजेक्टिव है, दिस के बाद नाउन नहीं दिए तो वो प्रोनाउन। बात समझ में आ रहा है? इज के बाद नाउन दे दिए एडजेक्टिव है, नाउन नहीं दिए जी लिखा जाए, क्या लिखे जी, आइदर का प्रयोग दो में से कोई एक के अर्थ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। एग्जाम्पल, आइदर बुक, आइदर EITHER, आइदर बुक इज योर्स। अब हमने कहा कि आइदर बुक इज योर्स, बताइए कि दोनों किताब उसका है कि दो में से एक ही उसका है? हाँ, वो दोनों लेके जा रहा था, अब उसका एक ही है, तो आप क्या कहोगे उसे? ए रुक रुक, आइदर बुक इज योर्स, इन दो में से एक ही तुम्हारा है, दो कहाँ ले गए? क्या? चलिए आगे, अब आते हैं, अगर आपको आइदर बुक के जगह आइदर बुक्स करने का मन हो तो क्या करो? बहुत सुंदर जवाब, आइदर में ऑफ लगा दीजिए, लिख दीजिए नोट करके वहीं पर स्टार मार्क बना के। लेकिन आइदर ऑफ के बाद, लेकिन आइदर ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। लेकिन आइदर ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है।
यहां पर क्या हो जाएगा, आइदर ऑफ द बुक्स इज योर्स। यहां बुक्स इसीलिए कर दिए क्योंकि पीछे ऑफ लगा हुआ है, तो ईच एवरी आइदर नाइदर के साथ अगर भूल से ऑफ आ गया तो अब नॉन प्लूरल हो सकते हैं। चलिए गोइंग और आगे, एक स्टार करके वहीं पर और लिखिए, डबल स्टार बनाइए। आइदर का प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता है। आइदर का प्रयोग सिंगुलर, आइदर का प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता है। ठीक है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं होता है। मतलब क्या कि आप आइदर गोल्ड कह सकते हैं, क्यों, गोल्ड अनकाउंटेबल है, तो आइदर नाइदर का यूज अनकाउंटेबल के साथ है ही नहीं। चलिए एग्जांपल लिखने की जरूरत, आगे बढ़ जाइए। नाइदर के बारे में नहीं लिखे हैं, देखिए पी करके दे दीजिए रूल आगे। नाइदर का प्रयोग दो में से कोई नहीं, नाइदर का प्रयोग दो में से कोई नहीं के अर्थ में, दो में से कोई नहीं के अर्थ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। दो में से कोई नहीं के अर्थ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। जैसे मैं कहता हूं कि नाइदर बॉय इज इंटेलिजेंट, कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट इंटेलिजेंट नहीं है, तो यहाँ कोई भी नहीं है का मतलब दो ही में नहीं है, बहुतों की बात ही नहीं है ना, क्योंकि नाइदर से हमें पता चला कि बात दो ही का हो रहा है। दो में से दो विद्यार्थी है, में से दोनों में से कोई नहीं इंटेलिजेंट। अगर इसी में नाइदर के साथ अगर बॉयज करना है तो लिख दीजिए नीचे में नोट, लेकिन नाइदर ऑफ के बाद, लेकिन नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है, लेकिन नाइदर ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल में, अच्छा नाइदर ऑफ द स्टूडेंट होगा कि नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स होगा, स्टूडेंट्स देखिए, नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज लेबोरियस, नाइदर ऑफ द स्टूडेंट्स इज लेबोरियस। बताइए यहां कितने स्टूडेंट की बात कर रहे हैं हम उन्नास, यहां कितने स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, सब नहीं बोल रहे हैं, सब नहीं बोल रहे हैं, सब नहीं बोल रहे हैं। ए, ओ, कहाँ ध्यान रहता है आप लोग का, अरे कभी कभी इधर भी देखो, कौन दुनिया में खोए रहते हो। तो बात दो ही का हो रहा है, चाहे आप स्टूडेंट बोलो स्टूडेंट्स बोलो, बॉय बोलो बॉयज बोलो, बात दो ही का हो रहा है। ऑफ इसलिए लगा दिए क्यों, प्लूरल इसलिए लगा दिए क्योंकि ऑफ लगा हुआ था। चलिए आगे बढ़िए। तो ये थे हमारे आइदर नाइदर का प्रयोग। बिना ऑफ के आइदर नाइदर के साथ कभी प्लूरल नाउन का यूज नॉट परमिसिव। चलिए अब हम यूज ऑफ दिस दैट भी फटाफट देख लेते हैं, बहुत आसान है। हेडिंग बना दीजिए यूज ऑफ दिस दैट, दिस दैट, यूज ऑफ दिस दैट। दिस दैट क्या है,
डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डिमॉन्स्ट्रेटिव। दिस दैट क्या है, काम क्या करता है, ये किसी भी वस्तु को, व्यक्ति को, प्लेस को, किसी भी चीज को इंडिकेट करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए दिस दैट का यूज करते हैं। सुनिए, ये दिस दैट और दीज दोस डेमोन्स्ट्रेटिव है, आप चीजों को इंडिकेट करने के लिए यूज करते हैं। लेकिन इस डेमोन्स्ट्रेटिव का सबसे बड़ा यूज है ये बताना कि जिसका आप बात कर रहे हैं वो आपके नजदीक है कि दूर। ये डेमोन्स्ट्रेटिव का इसलिए भी यूज किया जाता है, इंडिकेट तो कर ही रहा है, साथ में ये भी बता रहा है कि वो नाउन, जिस नाउन की आप बात कर रहे हैं वो आपके नजदीक है कि दूर। क्योंकि दिस का यूज नजदीक के लिए होता है, दैट का यूज दूर के लिए। दीज का यूज नजदीक के लिए होता है, दोज का यूज दूर के चीजों। तो आप दिस दैट दीज दोज जब यूज करते हैं तो जो सुनने वाला है उसको समझते देर नहीं लगता कि जिस बात हो रहा है वो इसके पास है कि दूर ना। आप कहते हैं कि आई एम स्टैंडिंग नियर दिस बिल्डिंग, का मतलब कि बिल्डिंग का जो बात हो रहा है आप वही खड़े हैं, क्योंकि आप दिस बिल्डिंग कह रहे हैं। बात समझ में आ रहा? और अगर आप कहते हैं गो टू दैट बिल्डिंग, का मतलब जिस बिल्डिंग की आप बात कर रहे हो वो बिल्डिंग आपके पास नहीं है। नहीं, कम टू दिस बिल्डिंग मतलब आप बिल्डिंग के पास खड़े हैं, गो टू दैट बिल्डिंग मतलब आप उस बिल्डिंग के पास नहीं है। तो दिस दैट से क्या पता चला, नजदीकी और दूरी का पता चला। साथ में दिस दैट इंडिकेट करने का तो काम कर ही रहा है। लिखा जाए, यूज ऑफ दिस दैट के बारे में लिख रहे हैं। देखिए, दिस तथा दैट का प्रयोग, दिस तथा दैट का प्रयोग डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में, दिस तथा दैट का प्रयोग डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले होता है। इसमें क्या देखें कि दोनों नाउन का यूज हो, काउंटेबल है तब भी, अनकाउंटेबल है तब भी, लेकिन दिस दैट सिंगुलर है। तो अनकाउंटेबल है तो बोलने की जरूरत नहीं, वो तो सिंगुलर ही है। लेकिन अगर ये काउंटेबल नाउन को यूज कर रहे हैं तो ध्यान रखना है प्लूरल नहीं होगा, सिंगुलर होगा, क्योंकि दिस दैट सिंगुलर है और दीज दोज प्लूरल है। तो दिस दैट के साथ किस तरह का नाउन यूज होगा, चाहे काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो, दोनों सिंगुलर। एग्जाम्पल, आप कहते हैं दिस बुक इज वेरी नाइस, यह किताब बहुत बढ़िया है। आप कहते हैं दैट बिल्डिंग इज ओल्ड, दैट बिल्डिंग इज ओल्ड। बोलो, बिल्डिंग वन नजदीक है आपके कि दूर है? हाँ, दूर। ओके, आगे कहते हैं दिस वाटर इज फिट फॉर ड्रिंकिंग, ये पेयजल है, पीने वाला पानी है। दिस वाटर, देखिए अनकाउंटेबल नाउन दिस के साथ, दिस वाटर इज फिट फॉर ड्रिंकिंग, अनकाउंटेबल भी लगा रहे दिस। और आप कहते हैं कि दैट टी, टी टी चाय चाय चाय, गरम चाय, दैट टी वॉज वेरी टेस्टफुल। पता है वह जो चाय था। अच्छा बताइए, जब आप कहते हैं दैट टी वॉज टेस्टफुल, तो चाय क्या बगल में रखा हुआ है? नहीं,
ये कहीं पर आपको सर्व किया गया था, कहीं पर दिया गया था, आप उस चाय की बात कर रहे हैं, एंड दैट इज व्हाई यू आर टेलिंग दैट टी। दिस टी का मतलब समझो प्याला नजदीक, कभी भी उठा ले, बट दैट टी का मतलब हो गया, पी लिया। तो कॉफी पीते हो, क्या बात है। कोई दूध पीता है, और बढ़िया बात है। कोई कोई फ्लेवर्ड मिल्क उसमें कुछ डाल के पीता है, और बढ़िया बात है। कुछ नहीं। हाँ हाँ, चलिए अब टाइम देख लेते हैं। तो अब मैं 2 मिनट लूंगा फटाफट। हमारे घड़ी में 8:32 हुआ है। ए चुप, तेरे घड़ी में कितना बजा उससे हमको कोई जरूरी नहीं है। हमें देखना है कि क्या हमें इंग्लिश में टाइम बताना आता है। इस पे हम पहले भी चर्चा किए थे। बताइए, आपके घड़ी में 8:32 हुआ है, इसे इंग्लिश में आप कैसे बताएंगे? चुप रे, चुप, बोलो। कौन बोलेंगे, बोलिए। एकदम खुला चैलेंज है, चलिए बोलो। कौन बोलेगा? आप बोलेगा? क्यों है? समझाए थे, समझिए, ध्यान दीजिएगा। ये 8 बजा अगर है तो आप कहते हैं कि ना 8 बजा है, तो पास्ट कहां से इसमें आ गया? कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। हम कह रहे हैं 8 बजे, आप कह रहे हैं 8:30 बजे। हमेशा क्रॉस मत करो, कभी कभी साथ में चलो। देखिए 8 बजा है तो आप कहते हैं इट्स 8 o'clock। अगर मान लीजिए कि 8:05 हुआ है तो आप कहते हैं इट्स इट्स 5 past 8। ध्यान दीजिएगा, 5 past 8, 8:05। और अगर 8:15 हो गया तो 15 past नहीं होता, क्वार्टर होता है। 15 को क्वार्टर कहते हैं, तो क्वार्टर पास्ट 15, 8:15 हो गया। 8:20 हुआ तो 20 past 8। 8:25 हुआ तो 25 past 8। और 8:30 हुआ तो 30 past नहीं होता। 30 को हाफ कहते हैं, 15 को क्वार्टर कहते हैं, तो 8:30, 8:30 बज गया। अब ध्यान दीजिए, यहां दिक्कत होता है इसके बाद। अब जैसे ही 30 से आगे बढ़ेगा, अब पास्ट नहीं होगा, अब 2 लगेगा, Q2। मैंने कहा 8:32 ना, तो 8:32 को इसे 32 past 8 नहीं कहा जाता। 30 के आगे पास्ट लगता ही नहीं। अब क्या लगता है, ध्यान दीजिए। अब 9 बजने में कितना मिनट बाकी है? 28। तो अब होगा इट्स 28 to 9। ये 28 जैसे ही 30 से आगे बढ़ेगा, अब देखना कि अगले घंटे में कितना बाकी है। चलिए अब समझ गए, बताइए। 9:45 हुआ है, फिर वही। हाँ, Q2, इट्स Q2 10। Q2 का मतलब, 2 का मतलब होता है बाकी। Q2 मतलब 15 मिनट बाकी है। किस में? 9 में कि 10 में? 10 में। तो इसे बोलेंगे इट्स Q2 10। अब मान लीजिए 9:50 हुआ, तो अब देखो 10 मिनट कितना बाकी है, तो इट्स 10 to 10। 10 to 10 मतलब 10 बजने को 10 मिनट बाकी है। मान लीजिए कि 9:55 हुआ है, इट्स 5 to 10। मान लिया जाए कि 9:59 हुआ है, इट्स 1 to 10। और 9:01 हुआ है, तो अब पास्ट में आ जाओ, अब 2 से निकल जाओ। 30 तक 2 चलता है। अब 1 past 9, 2 past 9, 10 past 9, 15 past 9, 25 past 9, half past 9, Q4 past 9, ये 30 तक पास्ट चलेगा। अब 30 से आगे बढ़ेगा तो 2 चलेगा।
इज दैट ओके? सबको समझ में आ गया? देख लेते हैं अभी कितना समय हुआ है। ये चुप रे चुप रे। हाँ, मेरे घड़ी को हुआ है 8:36। बताइए जी क्या टाइम हुआ? 8 नहीं, अब तो 9 न जाएगा, बाकी अब 9 में है, 8 तो बज गया। 34 कह रहा। तो ये सही समय है 8:24 टू 9 बजने में 24 बाकी। ये टू का हिंदी होता है बाकी, ठीक है, प्रीपोजिशन में इसका यूज करते हैं। तो भाई मेरे, जब मैं आपसे समय पूछूं इंग्लिश में बताने का कोशिश करो। 4 दिन बता दोगे, 5वां दिन से तुम्हें करना नहीं है, तुम आराम से बोलोगे। इज दैट ओके? चलिए, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू and hope you to meet in the next class. Bye bye.